तो ये वीडियो करने के पीछे कारण ये था कि आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो है जो फर्स्ट फेज होता है उसके नंबर ऑफ डेज आर नॉट वेरी श्योर कि जो है वो 7 से 10 दिन हो सकता है, तो हम पता कैसे लगाएं कि पेशेंट जो है वो फेज 2 में जा रहा है? और फेज 2 एक बार फिर से आप रिवाइज भी करवा दीजिए कि क्या होता है एग्जैक्टली। Basically, first phase is the virus replication phase. हम्म। फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज आता है इन्फ्लेमेटरी फेज या पल्मोनरी फेज। जब वायरस जो है वो लंग्स में एंटर कर जाता है और बॉडी की इम्यून सिस्टम वायरस के अगेंस्ट लड़ने के साथ साथ अपने ऑर्गन को स्पेशली लंग्स को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से लंग्स में कंसोलिडेशन या निमोनिया बन जाता है। हम्म। तो इस फेज को पल्मोनरी फेज या इन्फ्लेमेटरी फेज कहते हैं या फेज 2 कहते हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये फेज स्मूथली निकल जाता है और पता भी नहीं लगता है, क्योंकि बॉडी इतना हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देती है, क्योंकि या तो वायरस का लोड कम होता है या इम्यूनिटी अच्छी होती है। हम्म। लेकिन बाकी पेशेंट्स जो कि लेवल 2 या लेवल 3 या माइल्ड मॉडरेट या सीवियर पेशेंट होते हैं, उनके में ये फेज खतरनाक हो सकता है। हम्म। सो अब बात आती है कि कैसे हम पहचानें कि हम्म। हमारा मरीज लेवल 2 में एंटर कर रहा है। हम्म। पहचानने को हम 4 पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं: हम्म। सिम्टम्स, साइन, इन्वेस्टिगेटरी मार्कर्स और चौथा ट्रीटमेंट। ओके। तो सबसे पहले सिम्टम्स पे आते हैं। हम्म। सिम्टम्स में नॉर्मली पेशेंट को सबसे पहले फीवर आता है। हम्म। 2-3 दिन बाद फीवर ठीक हो जाता है, हम्म। मरीज समझता मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन जब इन्फ्लेमेटरी फेज में पेशेंट एंटर करता है तो या तो दोबारा से फिर फीवर आता है, हाई हम्म। ग्रेड फीवर, हम्म। या उसको एकदम से खांसी आने लगती है, या कभी कभी खांसी में ब्लड आ जाता है, हम्म। या सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत होने लगती है। खांसी ये ड्राई ये खांसी वार्निंग होती है कि इज इट फ्लेम वाली खांसी? नहीं, ये ड्राई खांसी होती है, लेकिन कभी कभी इसमें ब्लड भी आ जाता है लोगों को। हम्म। तो अगर किसी पेशेंट को बुखार आने के 2-3 दिन बाद ठीक होने के बाद अगर उसको 7वें 8वें दिन दोबारा बुखार आया है या उसको खांसी बढ़ गई है एकदम से, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि जो पहले वाला बुखार था वो ठीक नहीं हुआ, वो हम्म। कोविड का बुखार था, जिसने अब इन्फ्लेमेटरी फेज में एंटर कर लिया है, जिसकी हम्म। वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। सो हम्म। ही शुड बी अलर्ट। हम्म। अगर उसने टेस्ट नहीं कराया है तो हम्म। उसको टेस्ट भी करा लेना चाहिए, हम्म। और साथ ही साथ उसको इस चीज के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। है साइन। ओके। साइन मतलब वो चीज जो हम एलिसिट कर सकें, हम्म। शो कर सकें। ओके। सिम्टम तो वो चीज होती है जो हम फील करते हैं, दिस इज सामने वाले को सब्जेक्टिव। नहीं दिखता है। सिम्टम सब्जेक्टिव होता हाँ, है। हम्म। सब्जेक्टिव है। हम्म। और जो साइन है वी कैन एलिसिटेट, हम्म। उसको हम शो कर सकते हैं, हम्म। जिसमें आता है ऑक्सीजन सेचुरेशन। ओके। नॉर्मली ऑक्सीजन सेचुरेशन फर्स्ट फेज में 97, 98, 96 डिपेंड अपॉन पेशेंट टू पेशेंट रहता है, और हम्म। वो मेंटेन रहता है। सेकेंड फेज में आने के बाद में ये फॉल करना शुरू करता है। कभी कभी ये 94, कभी कभी 92 तक चला जाता है। हम्म। अगर ये 94 या 92 रेस्टिंग कंडीशन में है हम्म। तो खतरे की घंटी बज गई। हम्म। और अगर 94 है हम्म। और आपने 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देख लिया, हम्म। 6 मिनट वॉक टेस्ट मतलब घर के अंदर तेज तेज कदमों से आप हम्म। 6 मिनट चले, और हम्म। आपने दोबारा देखा कि रेस्टिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन और आफ्टर 6 मिनट सेचुरेशन में कोई डिफरेंस है कि नहीं। हम्म। अगर आपका ऑक्सीजन फॉल होने की टेंडेंसी है हम्म। तो आपका मिनिमम 5% ऑक्सीजन लेवल फॉल कर जाएगा। ओके। जैसे 94 था तो वो हम्म। 91 या 90 जा सकता है। हम्म। लेकिन अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद भी आपका सेचुरेशन फॉल नहीं करता, बल्कि 1-8% बढ़ जाता है, हम्म। इसका मतलब अभी खतरा उतना नहीं है। नहीं है। ओके। हम्म। इन्वेस्टिगेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: लेबोरेटरी मार्कर्स हम्म। और रेडियोलॉजिकल मार्कर्स। ओके। ठीक है। लेबोरेटरी मार्कर्स में आते हैं आपके नंबर 1 सीआरपी, जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। हम्म।
दूसरा सीरम फेरेटिन, हम्म। ये दोनों मार्कर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन शो करते हैं। ओके। नंबर 3 एलडीएच, हम्म। जो शो करता है लंग सेल्स कितने डेथ हो रही है, हम्म। लंग्स का कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है या लंग सेल्स कितनी डेड हो रही हैं, हम्म। इसको ये एलडीएच शो करता है। ओके। हम्म। चौथा होता है डी डाइमर, हम्म। जो ये शो करता है कि क्लॉटिंग की टेंडेंसी तो नहीं बन रही है। हम्म। और पांचवा है IL-6, हम्म। इंटरल्यूकिन 6, हम्म। ये शो करता है कि इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण साइटोकाइंस, हम्म। ये कहीं एग्रीवेट तो नहीं हो गए हैं। ओके। अगर साइटोकाइंस एग्रीवेट हो गए हैं तो IL-6 बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली बात आती है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को हम नॉर्मली जब हमारा अगर पता लग गया हमको कोविड है, हम्म। तो आइडियली ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमको चौथे पांचवें दिन एक बार करा लेने चाहिए हम्म। और फिर 3 दिन बाद मतलब सातवें आठवें दिन या आठवें दिन फिर करा लेने चाहिए। हम्म। तो इससे ये पता लगेगा कि इनका ट्रेंड राइजिंग ट्रेंड है हम्म। या स्टेशनरी है या हम्म। डिक्रीजिंग ट्रेंड है। हम्म। और अगर माना हमने तीसरे चौथे या पांचवें दिन नहीं करा पाए किसी वजह से, तो हम्म। एटलीस्ट सातवें आठवें दिन तो करा लें, हम्म। क्योंकि अगर ये ज्यादा बढ़े हुए हैं, हम्म। जो इनकी बेस वैल्यू जो रेफरेंस रेंज दिया रहता है हम्म। उससे एटलीस्ट टू टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अगर हैं, हम्म। तो मान के चलिए कि आपका इन्फ्लेमेटरी फेज शुरू हो चुका है। ओके। रेडियोलॉजिकल मार्कर्स में आता है एक्सरे और सीटी स्कैन। ओके। ठीक है। एक्सरे एक्सरे जरा सा कम सेंसिटिव मार्कर है, क्योंकि एक्सरे में चेंजेस तब आते हैं जब जरा लंग का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो चुका होता है। हम्म। उस हिसाब से सीटी स्कैन इज मोर सेंसिटिव। हम्म। बट सीटी स्कैन भी कराने का समय लोग आजकल हड़बड़ी में जाके जहां पता चला बुखार आ रहा है, RT-PCR में टाइम लगेगा, चलो तीसरे दिन जाके सीटी स्कैन करा लेते हैं। हम्म। लेकिन तीसरे या चौथे दिन या पांचवें दिन हम्म। सीटी स्कैन कराने से पिक्चर मिसलीडिंग होगी, हम्म। इसलिए कि उस समय तक लंग्स में चेंजेस नहीं आए होंगे, हम्म। तो आपका सीटी सीवियरिटी स्कोर कम होगा। हम्म। और राइट टाइम टू गेट द HRCT डन हम्म। इज आफ्टर 8th डे। हम्म। 8वें दिन या 9वें दिन अगर आप HRCT कराते हैं, हम्म। then you can better know हम्म। that whether your lung destruction is in a mild level or moderate or severe. या अब हमारे पास 3 चीज हैं। हम्म। हमको अगर इनमें से कोई भी, माना कि कोई 2 चीज भी अगर है, तो हम्म। वी कैन डिसाइड। हम्म। पहली चीज, या तो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं हम्म। और हमने ऑक्सीजन चेक किया, हम्म। सिम्टम्स भी हमारे गड़बड़ हैं और हम्म। ऑक्सीजन भी फॉल कर रहा है, तो हम्म। हमको HRCT तक जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। स्ट्रेट अवे वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। हम्म। अगर हम सिम्टम्स नहीं पहचान पाए लेकिन हमारे मार्कर्स बढ़कर आ रहे हैं और हम्म। हमने HRCT करा लिया, हम्म। उसमें भी हमारा 10% से ज्यादा CT CRT स्कोर आ रहा है, 10 से ज्यादा आ रहा है, इसका हम्म। मतलब वी आर लैंडिंग इन इन्फ्लेमेटरी फेज, अगेन वी कैन टेक द डिसीजन। हम्म। या हमारे सिम्टम्स हैं और HRCT है, हम्म। मतलब एटलीस्ट 3 में से 2 चीज भी अगर हमारे फेवर में है, राइट, साइंस तो हमको सिम्टम्स सोच, इन्वेस्टिगेटिव मार्कर्स में से इन हाँ, 3 में से कोई 2 भी अगर आपके अगेंस्ट अगर है 2 भी तो। हैं, हम्म। अगर एक भी है, एक लेकिन कौन, एक सिर्फ सिम्टम नहीं, एक मतलब या तो इन्वेस्टिगेटरी मार्कर्स अच्छे हम्म। से बढ़े हुए हों हम्म। या HRCT में स्कोर ज्यादा हो, तो भी यू कैन रश टू योर कंसल्टेंट। ट्रीटमेंट पे, हाँ। अब हाँ, चौथी चीज ट्रीटमेंट। सो हम्म। ट्रीटमेंट डिसाइड आपको नहीं करना है, आपको अपने रिपोर्ट, आपको अपने को पहचानना है कि आप सेकेंड फेज में लैंड अप कर चुके हैं। हम्म। नाउ यू हैव टू रश टू योर कंसल्टेंट। हम्म। योर कंसल्टेंट विल डिसाइड कि आपको, ये पक्की बात है सेकेंड फेज में आपको स्टेरॉइड दिया जाता है, हम्म। लेकिन आपको अपने मन से स्टेरॉइड नहीं लेना है जाके, हम्म। आपको अपने कंसल्टेंट को मिलना है। वो डिसाइड करेगा कि आपके सिम्टम, साइन, मतलब और इन्वेस्टिगेटरी जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पर आपको किस मात्रा में कितना उसको डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना है। हम्म। इसके अलावा उसको साथ में ये देखते हुए कि क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं है, उसको हम्म। साथ में आपको ब्लड थिनर या एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन भी देनी है कि नहीं देनी है, हम्म। ये उसको डिसाइड करने दीजिए। आपका काम है सही समय पर अपने कंसल्टेंट के पास पहुंच जाइए, बाकी काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हम्म।
ये सेल्फ और सही डॉक्टरिंग के जो समय। केसेस होते हैं, ये मतलब वीडियो देख करके ये ना हो कि सब अपनी हाँ दवाइयाँ भाई, खुद ही को देने लग जाए। पता चला उसने कहा अरे भैया मैंने तो पहले दिन ही स्टेरॉइड ले लिया था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो हुँ, आपने भी सोचा 7 दिन तक कौन इंतजार करे, चलो पहले ही दिन ले लेते हैं। नो, हुँ, दिस इज रॉन्ग। हुँ, क्योंकि टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, व्हेन यू हैव टू टेक, दैट इज द मेन थिंग। हुँ, सही समय पर सही दवाई सही मात्रा में लेंगे, देन यू कैन डेफिनेटली विन विन सिचुएशन। हुँ। बेसिकली इस मामले में अगेन जो अटेंडेंट्स हैं उनका रोल है कि वो ट्रैक करें डे 1 से कि क्या हुआ जो है, बिल्कुल। कंसल्टेंट के पास देखिए, जाना। अगर अगर आप डे 1 या डे 2 से ही कंसल्टेंट के पास पहुंच गए, तो आपका काम और आसान है कि वो खुद आपको बताएगा कि आपको 7वें दिन पर संभल के रहना है हुँ, या हुँ, आपको अपने सिम्टम कैसे बताने हैं। लेकिन इन केस अगर आप अपने घर पर हैं या आप कंसल्टेंट के पास नहीं पहुंच पाए, या भीड़ की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से, तो एटलीस्ट आप कंसल्टेंट के पास उस समय तो पहुंच जाएं जब आपको पहुंचने की सबसे ज्यादा जरूरत है, हुँ। ताकि आप अस्पताल जाने से बच जाएं। Which is the इफ यू डिसाइड, onset of phase 2 is the probably यस, the right time to. बीमारी कितनी भी ज्यादा हो, अगर आपने शुरुआत में उसको पकड़ लिया, यू कैन क्योर, एंड आई एम श्योर दैट यू कैन क्योर विद इन योर होम, हुँ, अनटिल अनलेस कि आपको कोई दूसरी चीज साथ में प्रॉब्लम ना हो, जो हुँ, हम लोग आगे कोमॉर्बिडिटी की बात डिस्कस हुँ, कर हुँ, सकते हुँ। हैं। राइट। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल केसेस में डेफिनेटली इफ यू रीच टू योर कंसल्टेंट इन द सेकेंड फेज। हाँ, इसमें साथ में ऐड करना चाहूंगा, जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है हुँ, उनके में सेकेंड फेज में कुछ भी नहीं होगा। न तो हुँ, ऐसे सिम्टम्स आएंगे, हुँ, न उनके मार्कर्स बढ़ेंगे, हुँ, न उनका सीटी सीआरटी स्कोर बढ़ेगा। हुँ। वो हंसते खेलते हुए अपना सेकंड फेज क्रॉस करके निकल जाएंगे। इज अब इट वही क्लियर? है ना कि यू कांट डिफरेंशिएट ना कि आपको सिम्पटम्स नहीं है, लेकिन अगर आपने टेस्ट करा लिया और पॉजिटिव आया है, तो वो एक पैनिक इंड्यूस कर देता है कि आप कंसल्टेंट के पास नहीं, भागो। नहीं, आपका जाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने कर लिया और आप सिम्टम फ्री हैं, हुँ, तो इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपके सिम्टम्स नहीं है सेकंड फेज में जाने वाले, या हुँ, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके बढ़कर नहीं आए हैं, तो हुँ। दैट इज अप टू यू। अगर आप जाएंगे भी तो कंसल्टेंट भी आपको कहेगा चिल करो, हाँ, आराम तो से इन जो दैट केस प्रोटोकॉल वो की आपको दवाइयां ब्लड खाओ। थिनर्स या स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं आपको प्रिस्क्राइब नहीं देगा, करेगा। हाँ। हुँ, ठीक है। अब आती है कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटीज यूजुअली जो हम लोग क्या मिलती है, सबसे कॉमन इज द डायबिटीज, हुँ, सेकंड इज द हार्ट प्रॉब्लम एंड हाइपरटेंशन, थर्ड इज द किडनी डिसीज, हुँ, और चौथे पांचवे में कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहा है, कैंसर पेशेंट है, ट्रांसप्लांट पेशेंट है, ये लोग आते हैं। जिसमें से पहले हम रूल आउट करते हैं जो कैंसर पेशेंट या ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहे हैं, दे आर हैविंग मोर चांस टू गेट द इन्फ्लेमेटरी फेज अर्ली, सो उनको सावधान रहना है। बाकी ट्रीटमेंट प्लान उनका सेम रहेगा। हुँ, कार्डिक पेशेंट या हाइपरटेंसिव पेशेंट या रीनल पेशेंट के साथ भी यही है। हुँ, उनके में कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं करना है। हुँ, बस ये ध्यान रखना है कि उनको अपनी दवाइयां जो भी ले रहे हैं हुँ, वो कंटिन्यू रखनी है अलोंग विद द मेडिसिन, हुँ, चाहे वो फेज 1 या फेज 2 की मेडिसिन हो, उसके साथ अपनी दवाइयां चालू रखनी है। हुँ, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में शायद स्टेरॉइड के चलने से बीपी जरा वो शूट अप कर सकता है, सो हुँ। दे हैव टू एडजस्ट देयर ब्लड प्रेशर मेडिसिन अलोंग विद द स्टेरॉइड एंड अदर मेडिसिन। सो इन दैट केस सब दे शुड उनको अपने मतलब एज़ एन प्रीवियस डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि शुड आई रिड्यूस दिस और बिल्कुल। उस तरह से। ओके। या मेन समस्या आती है डायबिटिक पेशेंट्स के साथ, हुँ, क्योंकि ये देखा गया है डायबिटिक पेशेंट्स में जिनका शुगर खासकर कंट्रोल नहीं होता है, उन पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं, हुँ, उनके में सीवियरिटी होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वायरस को देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में शुगर ज्यादा होता है, हुँ, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट भी ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स में, हुँ, और सीवियरिटी या कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हुँ, सो इफ यू आर डायबिटिक, सबसे पहला काम है कि इस पैंडेमिक में अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए। ये हुँ, मत सोचिए कि जब कोरोना होगा तब देखा जाएगा। हुँ, अगर अब तक आप लापरवाह हैं तो अब लापरवाही मत बरतिए। हुँ, अगर आप डायबिटिक हैं, प्रॉपर अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी शुगर कंट्रोल में रखिए, नंबर 1। हुँ, अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसके बावजूद कोरोना की गिरफ्त में आ जाते हैं, हुँ, पॉजिटिव हो जाते हैं, पैनिक मत होइए।
शुगर की दवा प्रॉपरली लेते रहिए और शुगर कंट्रोल में रखिए। हम्म। इसके बाद अगर आप सेकंड फेज में आ जाते हैं ये सब करने के बावजूद हम्म। और आपको स्टेरॉइड देनी पड़ती है, तो ये मान के चलिए स्टेरॉइड के साथ आपका शुगर शूट अप करेगा। हम्म। और न सिर्फ ये डायबिटिक पेशेंट्स में, जो प्री डायबिटिक हैं, जो हम्म। बॉर्डर लाइन पर हैं, जो अभी तक डायबिटीज की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, हम्म। ऐसे भी कई लोगों को डायबिटीज डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड एंड हम्म। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ओके। Stress, infection, and steroid. हम्म। All of these can cause pre-diabetic to develop into the full diabetic. ओके। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने कंसल्टेंट से मिलकर उनको बताना है कि आपकी डायबिटीज शूट अप कर रही है, हम्म। तो वो उस समय उसको इंसुलिन पर, प्रेफरेबली इंसुलिन पर हम्म। लेकर उसको वो कंट्रोल करें। दिस विल बी बेटर रादर देन कि आप अपने मन से डायबिटीज की दवा को दुगना या तिगुना करके खा लीजिए, वो हम्म। गलत होगा। ओके। कि शुगर बढ़ रही है, चलो एक टैबलेट के बजाय 2 टैबलेट खा लेते हैं। हम्म। हम्म। ऐसा न करके अगर शुगर बढ़ रही है तो आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए हम्म। और कहिए कि मेरी ये दवाइयाँ चल रही हैं, स्टेरॉइड चल रहा है और जिसका चलना ज़रूरी है, सो हम्म। मेरी शुगर आप कंट्रोल करें। किस तरह से करना है ये उनसे समझें। अगर शुगर कंट्रोल रहेगी तो यू विल बी सेम एज़ अदर नॉर्मल पीपल जिन वो सेकंड फेज में हैं। हम्म। आपका कुछ अलग से कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। ओके। हाँ, न्यूट्रिशन पर लोगों को कई सारे वेब वेब पर मिथ्स भी हैं और कई चीजें सही और गलत भी होती हैं। तो हाउ इज न्यूट्रिशन टू बी टेकन? इज देयर सम रॉन्ग फूड और इज देयर सम राइट फूड? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फूड दैट इज टू बी टेकन ड्यूरिंग कोविड? मेरे हिसाब से जो आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ सबका रिकमेंडेशन है, आइडियली फॉर कोविड देयर इज नो फूड रिस्ट्रिक्शन। हम्म। किसी तरह के खाने की कोई मनाही नहीं है। हम्म। मनाही नहीं का मतलब आप ये नहीं है कि आप ब्रेड पकौड़ा खाने लगे, समोसा खाने लगे। कहने हम्म। का मतलब है कि यू शुड टेक द हेल्दी फूड हम्म। जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। हम्म। इट शुड बी हाई प्रोटीन डाइट। हम्म। इट शुड हैव एम्पल क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड हाइड्रेशन शुड मेंटेन। हम्म। इसके अलावा नॉर्मल खाना सब कुछ ले सकते हैं। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि चावल बना है या रोटी बना है या हम्म। दाल बना है, सब कुछ खाइए जो हम्म। आपकी नॉर्मल डाइट है। हाँ, अगर आप बेड रिडन है तो जरा सा हल्का लाइट डाइट लीजिए ताकि आपको इंडाइजेशन ना हो। हम्म। ऑयली, स्पाइसी या चिल्ड फूड न लें जो कि आपको खांसी वगैरह पैदा करे या हम्म। गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी वगैरह पैदा करे। हम्म। अदरवाइज एज द कोविड इज कंसर्न देयर इज नो फूड रिस्ट्रिक्शन। तो जो भी ये मिथ्स हैं ऑनलाइन कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, ये इनमें सच्चाई नहीं है। ये सब व्हाट्सएप के ज्ञान है। हम्म। व्हाट्सएप के ज्ञान में कि आप ये खा लीजिए, कपूर सूंघ लीजिए, अजवाइन नाक के नीचे रख लीजिए, प्याज चबा लीजिए, हम्म। ये सब आप व्हाट्सएप पे पढ़िए और भूल जाइए। डिजीज में टाइमलाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम कब ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वी आर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड? हाँ, इट्स एक एक अच्छा सवाल पूछा आपने। रिकवरी इज डिफरेंट फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। हम्म। सबसे पहले हम आते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में। हम्म। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको शुरुआत में हल्का सा बुखार आया और सेकेंड फेज में उनका जाना न जाना बराबर था एंड दे रिकवर्ड। उनकी रिकवरी 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाती है। हम्म। क्वारंटाइन के साथ में 17 दिन में दे आर ओके हम्म। एंड आफ्टर 3 वीक्स दे आर एज नॉर्मल एज अदर पीपुल। हम्म। उनको दोबारा आरटी-पीसीआर अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए तो बात अलग है। हम्म। अदरवाइज जैसे आईसीएमआर का रिकमेंडेशन है, अब आपको दोबारा आरटी-पीसीआर कराने की भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है हम्म। क्योंकि ऑलरेडी लैब्स पर इतना लोड है। हम्म। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो मान के चलिए जब आपके सिम्टम्स खत्म हो गए, आप हम्म। नॉर्मल हो गए, तो हम्म। आपका आरटी-पीसीआर भी निगेटिव ही होगा। हम्म। स्टिल आप अपना क्वारंटाइन प्रॉपरली मेंटेन करिए हम्म। और 3 हफ्ते के बाद यू कैन डू एज यू वांट। हम्म। अगर उसके बाद जैसे कुछ लोगों में पोस्ट कोविड माइल्जिया रहता है हम्म। या पोस्ट कोविड कई बार होता है आपका बॉडी का थर्मोस्टेट जरा सा हायर लेवल पर सेट हो जाता है। हम्म। जैसे ठीक होने के बाद कुछ लोगों को 99.2 99.4 टाइप का टेम्परेचर रहता है। हम्म। इग्नोर दैट। ओके। इग्नोर दैट
If it troubles you, you can take paracetamol. Otherwise, regularly you need not to take any antibiotic. Okay. माइल्जिया है, इग्नोर करिए. ज्यादा हो तो कोई ऑफ एंड ऑन एसओएस बेसिस पर कोई आप पेन किलर ले सकते हो, but that is not a part of your treatment. That should not be a part of your treatment. Okay. Because now you are symptom free. ये छोटे मोटे symptoms पोस्ट वायरल डिसीज, चाहे वो फ्लू हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो कोविड हो, पोस्ट वायरल इलनेस में लिथार्जी, माइल्जिया, वीकनेस, बॉडी एक, स्लाइट फीवर ये रहता है. इसको बीमारी न मानकर इसको ये मान के चलें कि इट इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी फेज. और इसके लिए अपने आप को बार बार पल्स ऑक्सीमीटर देखने की या बार बार डॉक्टर से जाकर पूछने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है. जस्ट हैव ए वॉच, टेक गुड न्यूट्रिशन, गुड डाइट, क्योंकि रिकवरी में आपको न्यूट्रिशन की खास वैल्यू है. अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए. आई एम श्योर दैट यू रिकवर ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स विद इन 1 or 2 week मोर. अब आता है पोस्ट कोविड फेज उन पेशेंट्स का जो मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी के थे. ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ऑलरेडी लंग्स में निमोनिया डेवलप हो चुका होता है, जिसको रिकवर करने के लिए आप स्टेरॉइड की, एंटीक्लॉटिंग एजेंट्स वगैरह की मदद लेते हैं, या जिनके में फाइब्रोसिस डेवलप हो चुका होता है, जिनको कवर करने के लिए आप एंटी फाइब्रोटिक एजेंट लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स में रिकवरी में टाइम लगता है. पर्सन पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, डिपेंड अपॉन हाउ मच ऑफ देयर लंग्स हैज बीन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द डिसीज प्रोसेस. अच्छा. अगर उनका लंग ज्यादा इन्वॉल्व है, फाइब्रोसिस ज्यादा है, तो रिकवरी में 1 से 3 महीने तक का टाइम लग सकता है. वो आपको आपका कंसल्टेंट बेहतर तरीके से बता देगा कि आपकी रिकवरी किस स्पीड से हो रही है. उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं. वंस यू एंटर इन द रिकवरी फेज, दैट इज मोस्टली आफ्टर 15 days, तो आपकी रिकवरी चाहे स्लो हो लेकिन रेगुलर और स्टेडी रहेगी. दैट इज कंफर्म. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप होते हैं तो रिकवरी फेज भले स्लो हो, भले डिले हो, लेकिन होगा. Okay. फर्स्ट वेव की जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो लास्ट ईयर फर्स्ट वेव था, उसमें जिन लोगों को 70% 80% लंग फाइब्रोसिस हुई थी, दे आल्सो रिकवर्ड फुल्ली. 100% रिकवरी वाज देयर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 3 months. उसके बाद उनके लंग्स में न कोई पैचेस रह गए, न उनको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी रह गई. Okay. शुरुआत में हो सकता है कि आपके लंग्स में कुछ पैचेस हों. आप But it solely depends on, but depend करता है कि आपकी लंग इन्वॉल्वमेंट कितनी थी to begin with. आप जी. हाँ. और इसी साथ में ये भी बात कहना चाहूंगा कि आपका अगर सेकेंड फेज में आप एंटर कर गए हैं, आपके लंग्स में निमोनिया डेवलप हो गया है, जो आपने HRCT से या एक्सरे से देख लिया है, तो ट्रीटमेंट चलने के बाद बहुत जल्दी HRCT या एक्सरे कराने की वैल्यू नहीं है. क्योंकि वंस एक बार निमोनिया या फाइब्रोसिस डेवलप हुई है या लंग्स में पैचेस आए हैं, उनको रिजॉल्व होने में समय लगेगा. आप जल्दी 3-3 दिन 4-4 दिन में आप सीटी कराएंगे, अननेसेसरी आपका पैसा भी जाएगा, आप डिसहार्टेन होंगे, देख करके कोई खास चेंजेस नहीं दिख रहे हैं. सो लीव इट ऑन योर कंसल्टेंट. जब वो कहता है तब आप टेस्ट कराइए. आपको अपनी तरफ से जल्दी टेस्ट कराने की जरूरत, स्पेशली रेडियोलॉजिकल टेस्ट जल्दी कराने की जरूरत नहीं है. जल्दी मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 3-4 days जैसा आपने कहा, दैट इज अगर आपके जो वो वाले मार्कर्स हैं आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके कंसल्टेंट खुद हर तीसरे चौथे दिन कराएंगे देखने के लिए कि आपका इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. लेकिन लंग्स में जो पैचेस आ गए हैं उसको देखने के लिए बहुत जल्दी आपको एक्सरे या सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है. ट्रस्ट ऑन योर डॉक्टर. ही विल डू इट whenever he will require it. Right. लैब मार्कर्स, लैब टेस्ट हो सकते हैं, बट आपके ये वाले रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो हैं इतने फ्रीक्वेंट नहीं होंगे बेसिकली. नहीं होंगे जी. I think that covers it mostly. Any लास्ट नोट्स जो आप ऐड करना चाहते हैं इन सारे डिस्कशन में, अगर कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में आई जो कि मिस हो गई है उस डिस्कशन में, फेज 2 के बारे में, रिकवरी के बारे में? बस मेरा मानना यह है कि इस वेव में नो वन इज स्पेयर्ड. बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई इन्वॉल्व है. बल्कि मेरा कहना है कि जो यंग है
जो 25 से 45 साल के लोग हैं उनको अलर्ट ज्यादा रहना है, क्योंकि वो कई बार एक शब्द होता है इसमें, हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी कहने का मतलब हाइपोक्सिया। आपका हाँ, आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, लेकिन चूंकि आप यंग हैं, यू हुँ, कैन टॉलरेट द 80% सिचुएशन ऑल्सो, यू हुँ, कैन फील कि आपको कोई दिक्कत नहीं। हुँ, तो आप इसको बहुत ज्यादा नजरअंदाज न करें। हुँ, आपको एक बार सिम्टम आ गया है हुँ, तो हैव ए पल्स ऑक्सीमीटर विच इज इजी टू मॉनिटर योर ऑक्सीजन लेवल इन होम। हुँ, पैनिक होकर हर घंटे हर 10 मिनट में देखने की जरूरत नहीं है, हुँ, बट हैव ए रेगुलर वॉच ऑन योर ऑक्सीजन लेवल, हुँ, have a regular watch on your symptoms, and if required, then inflammatory marker or radiological marker as suggested by your consultant.